Hello dear students, today we are going to discuss about the merits or contributions of Mendeleev periodic table. प्रीवियस लेक्चर में हमने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कस किया था अच्छे से। तो आज के इस लेक्चर में हम इसके मेरिट्स के बारे में या कंट्रीब्यूशंस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला मेरिट इसका मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का है स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, इसका मतलब क्या है? जब मेंडलीफ ने अपना पीरियोडिक टेबल दिया तो एक बहुत ज़बरदस्त अचीवमेंट था इन द डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री। और इनके पीरियोडिक टेबल की मदद से एलिमेंट्स की स्टडी करना एक तो सिंपलीफाई हुआ, सिंपलीफाई किया इसने, स्टडी को आसान बना दिया और सिस्टमैटिक बना दिया। एलिमेंट्स की स्टडी करना एक सिस्टमैटिक वे में हम स्टडी कर सकते हैं इसकी मदद से, इस पीरियोडिक टेबल की मदद से सिस्टमैटिक, सिंपलीफाई और सिस्टमैटिक बनाया एलिमेंट्स की स्टडी को मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ने। सबसे फर्स्ट जो इसका मेरिट यही है। इसमें हम ये भी कह सकते हैं, अगर पर्टिकुलर किसी ग्रुप की अगर हम बात करें मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में, फॉर एग्जांपल ग्रुप फर्स्ट की अगर हम बात करें, अगर इसमें हमें एक एलिमेंट का हमें प्रॉपर्टीज पता होगा तो उसके जो बाकी मेंबर्स जो थे उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम इजीली गेस कर सकते हैं। इसके प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम पर्टिकुलर ग्रुप के जो दूसरे मेंबर्स है उनके बारे में हम आसानी से हम पता लगा सकते हैं। तो ये एक मेरिट था, फर्स्ट मेरिट मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का। अब देखते हैं इसके सेकंड मेरिट को। फर्स्ट मेरिट हुआ स्टडी ऑफ एलिमेंट। जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो थे उसने सिंपलीफाई और सिस्टमैटिक बना दिया एलिमेंट्स की स्टडी को। अगर सेकंड मेरिट की हम बात करें, सेकंड मेरिट डिस्कवरी या हम प्रिडिक्शन भी हम लिख सकते हैं, प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। जब मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल दिया था अपना, उस वक्त अराउंड 63 एलिमेंट्स वर नोन एट ए टाइम। 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। तो इन सारे एलिमेंट्स को उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया। और एक इम्पॉर्टेंट फीचर यहाँ पे आप लोग ये याद रखिए, तो मेंडलीफ ने क्या किया था, अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ खाली गैप्स छोड़े थे अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए। उस टाइम पे डिस्कवर नहीं हुआ था कुछ एलिमेंट्स, तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स अरेंज्ड इन हिज पीरियोडिक टेबल, ही लेफ्ट सम गैप्स इन हिज पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीफ ने कुछ गैप्स, खाली जगह छोड़े थे अपने पीरियोडिक टेबल में अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए। उन्होंने ये कहा कि पर्टिकुलर किसी एलिमेंट के बाद भाई यहाँ पे और एक एलिमेंट डिस्कवर हो सकता है इन फ्यूचर, तो इसलिए पूरी पीरियोडिक टेबल को डिस्टर्ब ना हो, इसीलिए उन्होंने खाली गैप छोड़े, क्योंकि बाद में अगर डिस्कवर होते हैं तो ये एलिमेंट्स इजीली हम वहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट फीचर था, या मेरिट भी हम कह सकते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का। उन्होंने जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे उनके लिए खाली जगह छोड़े थे अपने पीरियोडिक टेबल में। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। मेंडलीफ ने अपने पीरियोडिक टेबल में, अगर हम फोर्थ पीरियड की अगर बात करें, थर्ड ग्रुप और फोर्थ ग्रुप की बात करें, तो यहाँ पे पोटेशियम, कैल्शियम, कैल्शियम के बाद यहाँ पे एक खाली जगह छोड़ा था, क्योंकि उस वक्त ये एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुआ था। तो उस एलिमेंट के लिए, जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट है, उसके लिए उन्होंने यहाँ पे जगह छोड़ा, खाली गैप छोड़ा, ताकि जब बाद में डिस्कवर हो तो इसमें इजीली प्लेस कर सके। लाइकवाइज कॉपर, जिंक, इसके बाद यहाँ पे खाली छोड़ा था जगह, और यहाँ पे भी खाली छोड़ा था अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए। और इन एलिमेंट्स का उन्होंने नाम भी रखा था, जैसे कि अगर हम ग्रुप की बात करें, ये थर्ड ग्रुप में आता है, अल्युमिनियम के बाद खाली जगह है, यहाँ पे गैप छोड़ा है। तो लाइकवाइज फोर्थ ग्रुप में सिलिकॉन के बाद खाली जगह छोड़ा है, इसीलिए उन्होंने नाम रखा, जो इन अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स का नाम भी रखा था इक्का, ई के ए, इक्का, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, और इक्का सिलिकॉन।
एक्का संस्कृत वर्ड है, एक संस्कृत अल्फाज है जिसका मतलब हम नेक्स्ट भी कह सकते हैं, मतलब फर्स्ट कम अल्युमिनियम, इसके बाद अल्युमिनियम के बाद ये एलिमेंट आएगा। फर्स्ट कम सिलिकॉन, तो नेक्स्ट टू सिलिकॉन ये एलिमेंट होगा जो अनडिस्कवर्ड था, उस वक्त डिस्कवर्ड नहीं हुआ था। तो ये संस्कृत ये वर्ड है एक्का, एक्का अल्युमिनियम और एक्का सिलिकॉन। और एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि मेंडलीफ ने जो अनडिस्कवर्ड जो एलिमेंट्स थे, एक्का अल्युमिनियम हो, एक्का सिलिकॉन हो, यहाँ पे और एक एलिमेंट भी है एक्का बोरॉन, बोरॉन के बाद यहाँ पे एक अनडिस्कवर्ड एलिमेंट है, इसके लिए भी जगह छोड़ा था एक्का बोरॉन। तो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के जो प्रॉपर्टीज थे उन प्रॉपर्टीज का भी प्रिडिक्ट किया था, पहले ही बता दिया था भाई इसका प्रॉपर्टी ये होगा, मेल्टिंग पॉइंट ये होगा, डेंसिटी ये होगा, तो ऑक्साइड का फॉर्मूला ये होगा, क्लोराइड का फॉर्मूला ये होगा, एटॉमिक मास इसका ये होगा। तो ऑलरेडी इनके प्रॉपर्टीज प्रिडिक्ट किए थे मेंडलीफ ने डिस्कवर होने से पहले। और जब बाद में देखा गया डिस्कवर होने के बाद उनका पर्टिकुलर नाम रखा, तो बाद में देखा गया जैसे यहाँ पे एल्यूमिनियम के का एल्यूमिनियम का नाम गैलियम, बाद में जब डिस्कवर हुआ तो गैलियम ये एलिमेंट था, जो यहाँ पे सिलिकॉन के बाद जर्मेनियम एलिमेंट था। तो जो गैलियम और जर्मेनियम था यहाँ पे बाद में जब डिस्कवर हुआ गैलियम और जर्मेनियम, तो जो प्रिडिक्ट किए थे मेंडलीफ ने इनके प्रॉपर्टीज और जो एक्चुअल में इनके प्रॉपर्टीज थे वो ऑलमोस्ट सिमिलर थे। तो अभी हम एक कंपैरिजन देखेंगे जो प्रिडिक्टेड प्रॉपर्टीज और एक्चुअल प्रॉपर्टीज में के बारे में हम थोड़ा एक डिस्कस करेंगे। एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं, जैसे जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट उसका नाम एक्का एल्युमिनियम रखा मेंडलीफ ने। तो इस एक्का एल्युमिनियम जो अभी डिस्कवर नहीं हुआ है, तो बिना डिस्कवर हुए इसके प्रॉपर्टीज को प्रिडिक्ट किया बाकी एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज को देख के मेंडलीफ ने। जब बाद में डिस्कवर हुआ था एक्का एल्युमिनियम 1871 में, इन्होंने एक्का एल्युमिनियम इसका नाम रखा और प्रेडिक्ट किया था। और जब बाद में 1875 में डिस्कवर हुआ एक एलिमेंट और उसका नाम गैलियम रखा गया 1875 में। तो जो प्रेडिक्टेड जो प्रॉपर्टीज थे यहाँ पे प्रॉपर्टीज है जो प्रेडिक्ट किया था मेंडलीफ ने, और एक्चुअल प्रॉपर्टीज यहाँ पे है। चलो पहला प्रॉपर्टी हम देखते हैं, एटॉमिक मास। तो मेंडलीफ ने बताया था कि जो एक्का एल्युमिनियम है, जो एलिमेंट जब डिस्कवर होगा ये एलिमेंट, तो उसका एटॉमिक मास लगभग 68 होगा। तो जब बाद में डिस्कवर हुआ गैलियम तो उसका 70 था एटॉमिक मास, ऑलमोस्ट लगभग अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 68-70। तो इसके डेंसिटी के बारे में भी बात किया था, एक एल्युमिनियम के जो डेंसिटी होगा 5.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो 5.9 होगा इसका डेंसिटी। तो जब बाद में गैलियम डिस्कवर हुआ तो उसका एक्चुअल जो डेंसिटी था वो 5.94, एग्जैक्ट लगभग ऑलमोस्ट सिमिलर है, एग्जैक्टली था ये डेंसिटी। लाइकवाइज उन्होंने कहा था कि जो एक्का एल्युमिनियम जब डिस्कवर होगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, कम होगा मेल्टिंग पॉइंट। जब बाद में देखा गया गैलियम, उसका एक्चुअल जो मेल्टिंग पॉइंट था 30.2 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस उसका मेल्टिंग पॉइंट था, जो काफ़ी लो मेल्टिंग पॉइंट है। लाइकवाइज इसका जो एक्का एल्युमिनियम का जो ऑक्साइड का फॉर्मूला था, तो उन्होंने रखा था EA2O3। इसका भाई जब ये ऑक्साइड फॉर्म करेगा ये एलिमेंट, तो उस ऑक्साइड का फॉर्मूला EA2, क्योंकि यहाँ पे एक्का एल्युमिनियम है तो हमने EA यहाँ पे लिखा है EA2O3, तो ये इसका फॉर्मूला होगा। बाद में जब गैलियम के ऑक्साइड को देखा गया तो गैलियम Ga2O3 सिमिलर था ऑक्साइड का फॉर्मूला भी, और क्लोराइड का फॉर्मूला भी बताया था, प्रिडिक्ट किया था, अंदाज़ा लगाया था मेंडलीफ ने। तो उन्होंने कहा था भाई जब ये क्लोराइड बनाएगा तो EaCl3 होगा, इक्का एल्युमिनियम के क्लोराइड का फॉर्मूला EaCl3 होगा। जब बाद में डिस्कवर हुआ तो गैलियम क्लोराइड GaCl3, तो सिमिलर था। लाइकवाइज अगर हम बात करें इक्का सिलिकॉन की, जो बाद में उसका नाम, उस एलिमेंट का नाम जर्मेनियम रखा गया, तो इसका जो प्रॉपर्टीज है वो काफ़ी सिमिलर है, जो प्रिडिक्टेड और एक्चुअल प्रॉपर्टीज काफ़ी सेम थे। तो एक ज़बरदस्त ये मेरिट हम कह सकते हैं या कंट्रीब्यूशन कह सकते हैं मेंडलीफ का, कि उन्होंने जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट था, अभी डिस्कवर भी नहीं हुआ है, तो उन एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज़ के बारे में
बताया हमें और प्रिडिक्ट किया, काफ़ी एग्जैक्ट थे इनके जो प्रिडिक्टेड प्रॉपर्टीज थे। तीसरा, अगर थर्ड मेरिट की अगर हम बात करें या थर्ड कंट्रीब्यूशन मेंडली पीरियोडिक टेबल का था, करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस। तो मेंडलीफ ने कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस को सही किया, करेक्ट किया, क्योंकि पहले कुछ एलिमेंट्स के एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेरिलियम का मास साइंटिस्टों ने रखा था 13.5 रखा था। तो जब मेंडलीफ ने अरेंजमेंट को देखा तो उन्होंने कहा भाई कार्बन का 12 होता है मास, ठीक, नाइट्रोजन का 14 होता है, तो बेरिलियम को कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में होना चाहिए था। अगर इसका एक्चुअल में 13.5 इसका मास अगर होता तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में होना चाहिए, ठीक। लेकिन एक्चुअल में हमें पहले बेरिलियम आता है, फिर बोरोन आता है, फिर कार्बन आता है, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, लाइकवाइज। तो उन्होंने कहा नहीं, ये गलत एटॉमिक मास है। तो बाद में उन्होंने इसको करेक्ट करके 9 बनाया था। उन्होंने कहा कि भाई बेरिलियम का मास जो एटॉमिक मास है वो 13.5 नहीं हो सकता। बेरिलियम के पोजीशन को देख के उन्होंने पीरियोडिक टेबल में उसके पोजीशन को देख के उन्होंने उसके मास को करेक्ट किया। जो पहले 13.5 मानता था साइंटिस्ट, तो उन्होंने कहा नहीं, 13.5 नहीं हो सकता बेरिलियम का, अकॉर्डिंग टू इट पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल उसका एटॉमिक मास 9 हो सकता है, 9 होगा। तो 13.5 से करेक्ट करके 9 बना दिया। लाइकवाइज बहुत सारे दूसरे एलिमेंट्स का भी उन्होंने, जैसे इंडियम एक एलिमेंट है, उसका भी मास को करेक्ट किया, एटॉमिक मास को सही किया, करेक्ट किया। लाइकवाइज हमारा गोल्ड है, प्लेटिनम है, वगैरह वगैरह, इन सारे एलिमेंट्स का उन्होंने जो एटॉमिक मास था उनको करेक्ट किया गया। तो इस लेक्चर में हमने मेरिट्स या कंट्रीब्यूशन के बारे में हमने डिस्कस किया, क्या क्या मेरिट्स थे। क्विक हम एक रिकैप करते हैं। सबसे पहला मेरिट था सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, पॉसिबल हुआ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल की मदद से। तो दूसरा, डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स, नए एलिमेंट्स डिस्कवर होने में काफ़ी मदद की मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल ने। थर्ड, करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस, तो जो कुछ एलिमेंट्स के गलत बताया गया था मासेस, एटॉमिक मासेस, उनको करेक्ट करने में एक अहम कंट्रीब्यूशन रहा मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल का। तो इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। होप नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके डीमेरिट्स के बारे में हम बात करेंगे। मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल के कुछ ड्रॉबैक्स या लिमिटेशन भी कह सकते हैं, या डिफेक्ट्स भी हम कह सकते हैं, या डीमेरिट्स भी हम कह सकते हैं। तो कुछ डीमेरिट्स या लिमिटेशंस के बारे में या ड्रॉबैक्स के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।